अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर, और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम सीटेट पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था दोस्तों, तो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा था, जिसमें मैंने आपको क्या करवाना शुरू कर दिया था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के अंतर्गत जो आपके टॉपिक साइंस एंड जियोग्राफी, जिसे आप जियो भी बोल सकते हो, वहां से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको करवाने शुरू कर दिया। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। नहीं देखे तो रिकमेंड करूंगा आप उनको जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो हम 1 बाय 1 जियोग्राफी एंड साइंस की सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए न्यू पैटर्न के अनुसार, वो आपके अच्छे से प्रिपेयर हो सके, अच्छे से आप समझते हुए चल सके। ठीक, तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम बात करेंगे पौधों को जानिए। अभी पौधों को जानिए कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमने एक टॉपिक करा था पौधों को जानिए, जिसमें हम अच्छी तरीके से पौधों की पत्तियों के बारे में, फूलों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वो वाली पौधों को जानने की बात नहीं है, पौधों के पदपों से हमें क्या क्या चीजें मिलती है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए और डिले ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज के अपने टॉपिक का जो एक्यूरेट नाम होना चाहिए वो होना चाहिए पदपों में पोषण। देखो दोस्तों, पौधों को हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से समझ लिया था कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, उन चीजों के बारे में। लेकिन पौधों के बारे में जो उन पौधों के अंतर्गत जो पदप है, उनके अंतर्गत जो पोषण आता है, न्यूट्रिशन आता है, वो कैसे आता है और उनको किन किन क्रमों में क्या क्या कहा जाता है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से नहीं चलेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पूरा बेसिक समझ लिया था कि पौधों को क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके जड़ का क्या काम है, फूलों का क्या काम है, या फिर कलियों का क्या काम है, उनको हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज हम डायरेक्टली बात करेंगे पौधों के अंदर जो पोषण होता है, जो पोषण आता है वो कैसे आता है और वो कैसे जनरेट करता है, और जो जनरेट नहीं कर सकते वो कैसे लेते हैं अपनी ऊर्जा को। ठीक है, चलिए तो और देरी ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु सभी के सभी बच्चे लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण, पदपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो दोस्तों इसके द्वारा जो भी हमारे पौधे हैं, जो भी हमारे प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो फूड मेकिंग का काम करते हैं। आप ये लोग इस चीज को आप लोग इजीली लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, फूड मेकिंग कर रहे हैं, मतलब खाना बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग सभी के सभी खाना खाने के लिए पहले से बनाते हो, बनाने के लिए तो आप रेडीमेड खरीद के लाते हो, रेडीमेड खरीद के लाओगे तो कोई ना कोई इसको बना रहा होगा, या फिर आपने उसको घर में बनाया होगा, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी या फिर कुछ भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन। तो आप उसको किचन में जाकर बनाओगे ना, तो बनाने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो अगर आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से भोजन पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि भाई इसको प्रकाश संश्लेषण ही क्यों कहा जाता है, इसको किसी और नाम से क्यों नहीं जाना जाता। तो दोस्तों इसको प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संश्लेषण कहा जाता है। अब खाद्य संश्लेषण तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि भोजन बना रहा है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो भोजन बनाता है वो प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, अब वो उसके कई बच्चे कहेंगे इसके अतिरिक्त और भी चीजें होती हैं, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होता है, और भी चीजें होती है, तो उस हिसाब से इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों वो सारी की सारी चीजें आप रात में दोगे ना तो भी भोजन ही नहीं बनाएगा, बनाएगा तो केवल प्रकाश की रोशनी में ही बनाएगा, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो चलिए और डिले ना करते हो और देरी ना करते हुए शुरू से अच्छी तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं शाब्दिक। तो सभी के सभी बच्चे नोट डाउन करिए कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। अब आप सभी बच्चों को पता होगा जो पत्तियां होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये देखो ये पत्ती है, इस पत्ती में आप जब देखोगे तो जब इस पूरे पूरे पत्ती को खोलोगे, कैसे खोलोगे, हाथों से फाड़ फूड़ तो कर सकते नहीं हो, तो माइक्रोस्कोप जिसमें आपकी छोटी चीजें बड़ी दिखती हैं, तो उसमें आपको एक हरा वर्णक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक हरा वर्णक देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम क्लोरोफिल। जैसे कि आप लोग ये इमेज देख रहे हो, इसी पत्ती का ये है ज़ूम वाला एरिया, तो जैसे ये दांत वाले आकार की चीजें जो दिख रही है, क्या है, इस तरीके से ये हरा वर्णक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को ही क्लोरोफिल कहते हैं। अब आप दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आपकी पत्तियां हैं, जो भी आपकी लीफ है, उनका लीफों का ग्रीन होना, क्या होना, हरा होना, ग्रीन होना, उसके पीछे किसका हाथ होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पत्तियों का हरा होना या फिर लीफों का हरा होना वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो वो क्लोरोफिल के ऊपर निर्भर करता है। तो अगली बार जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधों में जो हरा रंग देखने को मिलता है, जो पौधों की पत्तियां हरे रंग की देखने को मिलती है, उसके पीछे किस कारण की वजह से देखने को मिलती है, तो क्लोरोफिल ये जो होता है ना, ये हरा वर्णक होता है, इसी कारण जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की देखने को मिलती है हम सभी बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, तो ये जो हरा वर्णक है इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है ना, यही सूर्य के प्रकाश, इसको आप लोग क्या कहते हैं, सौर प्रकाश या सौर ऊर्जा भी बोल सकते हो, क्योंकि वहीं से ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में या उसकी ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की क्या करता है, सहायता करता है। क्या करा इन्होंने, ये जो ऊर्जा आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, उन प्रकाश को क्लोरोफिल ही क्या करता है, संग्रहण करने में, स्टोर करने में क्या करता है, वो आपकी मदद करता है। और इसी ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब खाद्य संश्लेषण ही नाम है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण का। तो खाद्य संश्लेषण इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों ये पौधा भोजन बना रहा है, भोजन मतलब खाद्य बना रहा है, खाद्य बना रहा है, तो खाद्य संश्लेषण कहा जाता है, या फिर इसी को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या पता चला, यहाँ पे तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको जल की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, साथ ही साथ में आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, और साथ ही साथ में क्लोरोफिल की आवश्यकता है। तो अगली बार जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पौधे को भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया, इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है, तब जाकर भोजन बनाना प्रारंभ करता है पौधा, नहीं तो भोजन नहीं बना सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल होता है यही सूर्य का ऊर्जा का संग्रहण करके और उसी की मदद से ही भोजन बनाना शुरू करते हैं, जिसको खाद्य संश्लेषण। ओके, सही बच्चे समझ गए। आगे चलते हैं, आगे चलते देखो यही लिख रखा है इसमें, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके मन में पहले उठ रहा था, जिसको मैंने हल्का सा उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करी थी, तो वही यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि ये जो खाद्य संश्लेषण कर रहा है वो सूर्य के प्रकाश में कर रहा है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये भोजन तो नहीं बना पाएगा, तो इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि भोजन बनाने के लिए पौधे को क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल के द्वारा पौधा क्या करता है, तो सूर्य की ऊर्जा को संग्रहण करता है। ठीक है, भोजन बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ में सूर्य का प्रकाश चाहिए, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और साथ ही साथ में जल चाहिए। इन्हीं की मदद से जो पौधा है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपने भोजन बनाते हैं और अलग अलग पौधों के भागों पर स्टेम यानी कि जो उसके तने होते हैं वो पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो अलग अलग शरीर में हमारी नसें बह रही हैं ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करती है, तो उसी प्रकार से पौधे की भी ऊर्जा पहुंचाने की वो कार्य करते हैं।
ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म थे। क्वेश्चन में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें तो इसी के बारे में लिखा है कि इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पदप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। क्या बोला मैंने आपका कि ये जो पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें आपका सूर्य के द्वारा क्या लिया गया, सूर्य का प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा लिया, और वो पत्तियों में कौन संग्रहण कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, और इसी क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ में जो आपका सूर्य का प्रकाश है, उन्हीं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीजों के मिलने के कारण ये भोजन बना पा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में आपका यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो एक ऑप्शन दे रखा होगा ऑक्सीजन की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन जो होता है पौधा रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उल्टा बताने लग गया है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सांस अंदर खींची तो ऑक्सीजन लिया हम, और जब छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, ना के बराबर। ठीक है, और वैसे ही पौधे पौधे जो होते हैं वो दिन के समय में ज्यादातर ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं। तो इसी वजह से पौधे हमारे लिए आवश्यक है। हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को जो गर्म हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वो गर्म होने से बचाती है पौधे। इसलिए कहा जाता है कि पौधे हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यही वाली बात यहाँ पर कही गई है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ये क्या है, अद्वितीय प्रक्रम है, जिसमें पौधे जो होते हैं सूरज की ऊर्जा लेकर संग्रहण करके पौधे के द्वारा भोजन बनाते हैं और उन्हीं पौधे जो होते हैं भोजन को अपने पूरे जगह जगह पर पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पौधे जो होते हैं वो प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना फूड चेन में। ठीक है, पौधे एक ऐसे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कई कहेंगे कि हम तो किचन में जाकर आराम से रोटी सब्जी बनाते हैं। अरे भाई, रोटी सब्जी आपने कहीं से बनाने के लिए कुछ चीजें उगाई तो होगी ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आपने आलू की सब्जी बनाई, आलू टमाटर की, तो आलू टमाटर आपको कहां से मिला, पौधे से, और पौधा वो आपको दे रहा तभी तो बना पाएगा। अगर पौधा देगा ही तो कहां से बना पाओगे। लेकिन पौधा एक ऐसा जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां से निकला ये पहला बिंदु, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सभी बच्चों को सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगली बार कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले दोस्तों, तो नेक्स्ट बिंदु लिखिए, पदपों में पोषण की अन्य विधियां। आप सभी बच्चों को पता होगा कि हर पौधे के अंतर्गत क्लोरोफिल हो, ये कहना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है वो अधिकतर हर पौधे के अंतर्गत देखने को मिलता है, और जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। वो जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। अब दूसरों के ऊपर निर्भर होने वाले भी दो तरीके के पौधे होते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए, हम इंसान भी देखा होगा ना, आपने कहावत सुनी है कि आप किसी को उंगली पकड़ाओगे तो आपको हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अब ये कहावत कई बच्चे समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे कमेंट बॉक्स में समझा दीजिएगा बाकी बच्चों को। ठीक है, तो उसी तरीके से पौधे भी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को चूस कर जिंदा रहते हैं, जैसे कि होते हैं ना खटमल वगैरह, वो क्या करते हैं, खून चूस रहे होते हैं, दूसरे को मार रहे होते हैं और आप खुद जिंदा हो रहे होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जगत के अंतर्गत इंसान को छोड़कर पौधे भी ऐसे हैं जो दूसरों को चूस कर जिंदा हो रहे होते हैं। अपने आप को काम बनता है और बाकी पौधे बाकी चीज जाए तेल ले दे। ठीक है, तो पौधों में भी ये देखने को मिलता है कि पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनका पूरा का पूरा बोल सकते हो भोजन खुद स्वयं अपने अंदर इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे उनको सुखा देते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि गिव एंड टेक के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। अगर वो आपसे कुछ ले रहा है तो बदले में वो आपको कुछ दे भी रहा होगा। ठीक है, तो इन्हीं को कुछ रिलेशन का नाम दिया गया है, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला सभी के सही बंदे लिखिए कि पदपों में पोषण की अन्य विधियां। क्या क्या विधियां, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारी पृथ्वी जगत के ऊपर कि कुछ पदप यानी कि पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसमें भी क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलेगा ना, ये फूड मेकिंग यानी कि भोजन नहीं बना पाएगा। ये क्या करेगा, भोजन नहीं बना पाएगा। क्लोरोफिल होना भोजन बनाने के लिए पौधे के अंतर्गत बहुत ज्यादा अनिवार्य तत्व है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो पौधा भोजन नहीं बना सकता। वो या तो दूसरे को चूस कर जिंदा रहेगा, यानी कि दूसरे का भोजन चुरा चुरा के खाएगा, या फिर गिव एंड टेक, लेन देन वाली बात करेगा, कुछ मुझे दे दे, कुछ मेरे को दे दूंगा, वो वाली बात होगी। अगर हमारे पौधे के अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं है तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह, देखो दोस्तों क्या लिख रखा है, लिख रखा है कि मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पदप भी अपने पोषण के लिए अन्य पदपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, विषमपोषी। क्या कहा जाता है, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, या ये उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा है मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह। अब अन्य प्राणियों का यहाँ पर क्यों नाम लिया, क्योंकि दोस्तों जैसे कि शेर कभी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे को मारकर खाता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकता, दूसरों को खाकर जिंदा रहता है, जैसे कि पौधों को खाएगा या फिर मांस को खाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के अंतर्गत जिनके अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते, वो दूसरे पौधों के ऊपर, पदपों के ऊपर या अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। इन्हीं को किसके अंतर्गत रखा गया, तो विषमपोषी जीव के अंतर्गत रखा गया। ओके, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि विषमपोषी जीव किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को हम विषमपोषी कहते हैं। समझ गए सभी के सही बच्चे, तो फटाफट नोट डाउन करिए पहला बिंदु कि विषमपोषी किसे कहा जाता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक्स किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो इसमें पहला नाम आता है परजीवी पौधे, पैरासाइट प्लांट्स। अब परजीवी पौधे या पैरासाइट प्लांट्स होता क्या है, तो पैरासाइट का मतलब ही क्या होता है, तो पैरासाइट का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा परजीवी जो दूसरों का खून चूस कर जिंदा रह रहा हो, दूसरों को चूस कर जिंदा, जैसे कि सर में जू चल रही है, सर में जू चल रही है तो जू क्या करती है, आपके बालों के अंदर बस यूं ही आपके सर को खुजला रही होती है, सहला रही होती है, नहीं दोस्त, वो आपके सर के अंदर से ब्लड को चूस रही होती है और उसको चूस कर वो जिंदा रहती है। तो आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किस चीज का, ब्लड का, और धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उस कीड़े को, उस जू को क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो किसके अंतर्गत आएगा, पैरासाइट्स के अंतर्गत आएगा। तो उसी प्रकार से कुछ पौधे भी हैं, जैसे कि आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से इनमें से वो चुनिए जो कि परजीवी पौधे के अंतर्गत आता है। तो वो चार ऑप्शन दिए गए, तो उन चार ऑप्शन में से एक परजीवी पौधा। अब वो परजीवी पौधा कौन सा होगा, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन पौधों के अंतर्गत जो है क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता, ये जो है अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं ये पौधे। ठीक है, तो सभी के सही बच्चे लिखिए अमरबेल। क्या नाम है इसका दोस्तों, अमरबेल। इसको अमरबेल के नाम से जाना जाता है। अधिकतर आपने गांव घर जाते हुए, अधिकतर आपने किसी शहर वगैरह में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके ऊपर एक लता फैली हुई जरूर देखी होगी। जैसे कि ये देखो इमेज में, देखो ये नीचे एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, इसके ऊपर पूरी सी लता फैली हुई आपने जरूर देखी होगी, पीली पीली सी हरी हरी सी एक लता से फैल जाती है। ये इसी को हम कहते हैं अमरबेल। ये जो अमरबेल होती है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता। क्या नहीं देखने को मिलता, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता। अगर इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, ये अपना भोजन
ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब जब ये स्वयं नहीं बना सकते तो जीवित रहने के लिए कुछ तो ये करेगा ही ना। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अपना भोजन उन या फिर उस पदप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिस पर ये फैलते हुए चलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पौधा है ना, ये पौधा अपने आप को उसके ऊपर ऐसे बिछा लेगा जैसे बेड के ऊपर चादर फैला देते हो आप लोग। जब बेड के ऊपर आप जब चादर फैला देते हो तो नीचे जो गद्दा बिछा होता है वो दिखता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं दिखता। तो उसी तरीके से ये पौधा होता है, ये बेल होती है, अपने आप को ये पूरे पेड़ पर ऐसे फैला लेगी कि उस पेड़ के ऊपर ऐसे दिखेगा कि वही है पेड़ में, बाकी वो है ही नहीं पेड़ के अलावा कुछ। ठीक है, तो ये अपने आप को उसके ऊपर आरोहित यानी कि फैला लेती है। जिस पर ये आरोहित होता है वह पदप परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? वह पौधा परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमर बेल जैसे पदप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं और अतः इस परजीवी कहते हैं। देखो दोस्तों, दो चीज हमने पढ़ी, एक पढ़ी हमने परपोषी, एक हमने पढ़ी परजीवी। परपोषी और परजीवी क्या है? तो पहली बात, परजीवी तो अमर बेल हो गया, परजीवी मतलब पैरासाइट, पैरासाइट प्लांट के अंतर्गत आएगा। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उस पौधे के बारे में बताइए जो दूसरे के ऊपर फैलकर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे को चूस कर जिंदा रहता है, जिसे हम परजीवी पौधा कहते हैं। तो वो हो गया उसका आंसर अमर बेल। अमर बेल जो है दोस्तों ये परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है, अपना भोजन ही स्वयं नहीं बनाता। लेकिन दोस्त ये जिस पौधे के ऊपर फैला हुआ है, जिस पौधे के ऊपर फैला हुआ है वो पौधा अपना भोजन तो स्वयं बनाता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए जब वो भोजन अपना स्वयं बना रहा होता है इसलिए उसको परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि जो भोजन स्वयं पौधे बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको दोस्तों हम कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपसे पता होना चाहिए। जिस पर ये आरोहित यानी कि जिस पर ये बेल फैली होती है वह पदप क्या होता है? परपोषी होता है। और ये पौधा क्या होता है? ये पौधा होता है आपका परजीवी। ठीक, परपोषी और परजीवी में क्या अंतर पता चल गया? परपोषी वो जो अपना भोजन स्वयं बनाए और परजीवी वो जो कि दूसरे का भोजन चुरा कर खा ले, चूस कर खा ले, जैसे कि अमर बेल इसके ऊपर ऐसे फैल जाती है, जो भी ये पोषक तत्व बना रहा होता है धीरे धीरे ये अपने अंदर इंक्लूड करने लग जाता है, उसका इस्तेमाल करने लग जाता है जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा सर्कल चलाता है, खुद जिंदा रहेगा, उस पौधे को मार देगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा सर्कल चलता है, इसलिए इसको पैरासाइट प्लांट कहा जाता है। तो अगली बार फिर पूछा जाएगा पैरासाइट प्लांट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अमर बेल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो कुछ ऐसे पदप भी है जो कीटों को या कीड़ों को पकड़ते हैं, जो कि आपने ईवीएस में जो आपका एक चैप्टर है बीज बीज की कहानी, तो वहां पर आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही चतुराई से शिकार करते हैं, कीड़ों को पकड़कर खाते हैं, छोटे मोटे जीवों को खा करते हैं, मेंढक चूहों को खाते हैं। ठीक है, तो उन्हें वो क्या कर लेते हैं? उन्हें वो पूरा का पूरा सही तरीके से, ध्यान रखिए, पच भी जाते हैं, अच्छी तरीके से उनको हजम भी कर लेते हैं। और ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। क्या बोला मैंने आपका कि जो ये पौधे होते हैं जो दूसरों को खाते हैं, जीवों को, ये पौधे हरे और कुछ अन्य रंग के भी हो सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है आपका क्या क्या कहा जाता है इनको? तो नेफनिथीज जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ये इनको क्या कहा जाता है? तो ये कुछ ऐसे पिचर प्लांट्स होते हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिचर प्लांट, घट पड़नी पौधे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप क्या होता है? एक तरीके से खुले मुंह वाला पौधा होता है जिसके अंदर जो भी चीज आती है वो अपने आप को मुंह को बंद कर लेता है, तो उसको वीनस फ्लाईट्रैप कहा जाता है। सेरासिनिया कहा जाता है। नेफनिथीज जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है, आप सभी बच्चों को पता होगा, इंडिया में भी पाया जाता है, मेघालय राज्य में भी, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेफनिथीज हो गया या सैंडियम हो गया। तो ये कुछ ऐसे कीट भक्षी पौधे होते हैं, ऐसे आपके पिचर प्लांट्स होते हैं, ऐसे आपके घटपड़नी पौधे होते हैं जो कि अन्य जीवों को खाकर, अन्य कीटों को खाकर, अन्य छोटे मोटे जीव जैसे कि फॉर एग्जांपल कीड़े मकोड़े हो गए, मेंढक हो गए, चूहे वगैरह हो गए, उनको खाकर जीवित रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख लो, ये क्या है? ये नेफनिथीज है। इसके अंदर से खास प्रकार की खुशबू निकल रही होती है, एक स्मेल निकल रही होती है, बड़ी चतुराई से शिकार करता है। इसके अंदर से खास प्रकार की स्मेल निकल रही होती है, जैसे इसके पास कोई जीव आता है तो खुशबू के मारे आकर्षित होता है, इसके अंदर जैसे वो डालता है इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है, बंद कर लेता है और धीरे धीरे उसको हजम कर जाता है। ठीक है, तो इतनी चतुराई से ये जो पौधे होते हैं वो शिकार करते हैं। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से हमारे वातावरण के अंदर कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि छोटे कीड़े मकोड़ों को, चूहों को या मेंढकों को बड़ी चतुराई से फंसाकर खा जाते हैं। इन प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है? तो इन प्रकार के पौधों को पिचर प्लांट्स या घटपड़नी पौधे कहा जाता है। ठीक है, या कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। तो कुछ भी ऑप्शन में देखने को मिले तो आपको इस चीज को लगा लीजिएगा। इनमें से कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, सेरासिनिया हो गया, नेफनिथीज हो गया, सैंडियम हो गया, ये उन्हीं पौधों के कुछ उदाहरण हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा परपोषी, परजीवी, कीट भक्षी या पिचर प्लांट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं मृत जीवी के बारे में। अभी मृत जीवी क्या होते हैं? तो आप सही बच्चों को पता होगा कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि मृत चीजों को खाकर जीवित रहते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सभी के सही बच्चे लिखिए कि यह जीव कवक या फिर फंजाई, क्या कहा मैंने आपका? यह जीव जो होते हैं वो कवक या फिर फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली यानी कि जो भी ये पोषण वगैरह ले रहे हैं, पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये जो होते हैं वो मृत एवं विघटनकारी जो कि सड़ने वाली वस्तुएं होती हैं, उन जैव पदार्थों की सतह पर, उनको क्या कहता है? उन जैव पदार्थ की सतहों पर कुछ पाचन रसों का क्या करते हैं? स्त्राव कर रहे हैं, मतलब बहा रहे होते हैं, उसको स्त्राव करते हैं और तथा उसे साधारणतः वह विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उसके तत्पश्चात वह इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना खतरनाक तरीका इनका। ये जो कवक होते हैं, ये जो फंजाई होते हैं, फॉर एग्जांपल के रूप में आपने ब्रेड के ऊपर जो हरी हरी कलर की काई लगी हुई देखी होगी, नहीं देखिए तो एक तरीका है, क्या करिए ब्रेड का पैकेट लीजिए और उस ब्रेड के पैकेट को खोल के उसके अंदर कुछ बूंदे पानी की डाल दीजिए और उसको पैक करके रख दीजिए। अगले ही दिन देखोगे उस ब्रेड के ऊपर हल्की हल्की सी नमी सी बनने लगेगा, हल्का हल्का सा ग्रीन कलर का या फिर रूईदार कुछ दिखने लग जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा? फंगी देखने को मिल जाएगा, कवक देखने को मिल जाएंगे। ये जो होते हैं उस ब्रेड के ऊपर या खाद्य पदार्थ के ऊपर एक लिक्विड सा क्या करते हैं? एक लिक्विड सा, जैसे आप पाचन रस भी बोल सकते हो, उसको स्त्राव करने यानी कि बहाने लग जाते हैं, फैलाने लग जाते हैं पूरे के पूरे ब्रेड के ऊपर, खाद्य पदार्थ के ऊपर, और धीरे धीरे उस चीज को सड़ाने लग जाते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको सड़ाने लग जाते हैं, विलय बना लेते हैं और फिर उसी को ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के रूप में आप लोग किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था एक बार कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया फिर फंगाई वगैरह कौन है ऐसा जो भोजन को सबसे पहले क्या करता है? खराब करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है वो भोजन को सबसे पहले खराब करता है। फंगी जो होता है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 दिन देखने को मिल जाते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो भोजन को बहुत जल्दी खराब कर देता है। तो जब भी आपके ऑप्शन में बैक्टीरिया या फिर फंगी दोनों हो तो बैक्टीरिया पे आप लोग टिक करोगे, भोजन को जल्दी खराब करता है। फंगी भी है लेकिन थोड़ा लेट करता है, देरी से करता है, लेकिन बैक्टीरिया बहुत जल्दी करता है।
ठीक है। तो इसी प्रकार का जो विलय बनता है उसको भोजन के रूप में वो क्या करते हैं, लेते हैं, और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषक या पोषण वाला जीव या फिर कहलाते हैं। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अगली बार कि मृत जीवी कौन होते हैं, तो मृत जीवी कवक हो गया, फंगी हो गया, सारे के सारे कहते हैं मृत जीवी वाले जीव कहलाते हैं, प्रणाली कहलाती है, पोषक कहलाता है। क्यों? क्योंकि चीजों को धीरे धीरे सड़ाते हैं, गलाते हैं और एक विलय में बदलकर उसको भोजन के रूप में ग्रहण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, आप जब एक इंसान मर जाता है या एक कोई जानवर मर जाता है तो धीरे धीरे देखा होगा ना आपने, उसकी हड्डियां गलने सड़ने लग जाती है, धीरे धीरे उसके अंदर बदबू आने लग जाती है और अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह लगता है, उसके पूरे के पूरे शरीर को गला सड़ा देता है और एक मट्टी में, एक मृदा में बदल देता है और फिर वापस वो जमीन में मिल जाती है खाद के रूप में। तो वो उसी मृत जीवी के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं सारे के सारे। तो पूछा जाएगा आपका अगली बार आपसे कि मृत जीवी पोषक कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कवक और फंगाई होते हैं, वो इसी के ही उदाहरण होते हैं। और सबसे पहले भोजन कौन खराब करता है, वो बैक्टीरिया करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला चले तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो भाई क्या विश्वास करते हैं, विन विन सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। अगर भाई कई हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारी दुनिया में, हमारे वातावरण में अधिकतर लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई मेरा काम बन जाए, ये सुधर जाए, भारत में हमें कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे हमारे, कुछ हमारे जगत के अंतर्गत ऐसे भी लोग हैं जो दोनों का फायदा हो, उसका भी हो जाए मेरी बदौलत और मेरा भी हो जाए उसकी बदौलत, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो उसी को हम कहते हैं सहजीवी। ये जो जीव होते हैं ना, ये कहते हैं कि भाई मेरे से तू कुछ ले ले और अपने से भी मुझे कुछ दे दे, जिससे दोनों का भला हो जाए, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस या सिम्बियोटिक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसी को सिम्बियोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण आपने अपने एग्जाम्पल में देखे होंगे, एग्जाम में देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, एक भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा हुआ। वो जो भैंस के ऊपर बगुला बैठा हुआ, क्यों बैठा हुआ? क्योंकि वो भैंस के ऊपर बगुले बैठने की वजह से उस बगुले को भोजन मिल जाता है, जिसके ऊपर चीचड़ वगैरह, कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, वो बगुला उसे चुन चुन कर खा लेता है। अब ये थोड़ी है कि भैंस को चोंच मार के भैंस का मांस फाड़ के खा रहा है, नहीं दोस्त, उसके ऊपर जो चीचड़ वगैरह, कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, उनको वो चुन चुन कर खाने लग जाता है, ठीक है। और इस हिसाब से जो भैंस होती है उसको उसके चीचड़ से, उसके कीड़ों से उसको छुटकारा मिल जाता है, जिसकी वजह से भैंस को भी फायदा हो गया और साथ ही साथ में बगुले को उसका भोजन भी मिल गया। इसलिए भैंस भी जो है बगुले को अपने पीठ पर बैठने देती है, आराम से, उसको कुछ नहीं कहते, ठीक है। नहीं तो भैंस का और बगुला का, आप सही बच्चों को बताओ, ठीक। तो इसलिए इस रिलेशन को क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं, जिसमें दोनों का फायदा हो। अब एक जोंक हो गया जो कि खून पीकर जिंदा और इंसान को नुकसान दे रहा है, चाहे जीवों को नुकसान दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? तो वो परजीवी, पैरासाइट है, ठीक। चलिए सहजीवी संबंध में और क्या क्या देखने को मिलता है, वो तो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया बगुले और भैंस का। लेकिन पौधे में ऐसे कौन से पौधे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सभी के सही बच्चे नोट डाउन करें कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैंने क्या बोला? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे कि भैंस और बगुला। अच्छा रिलेशन उन दोनों के बीच में, दोनों काम बन जाता है, ठीक है। तथा अपना आवास, एक पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं, बांटते हैं, मिलजुल कर काम चलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं कि भाई मेरे से जो बल पड़ता है वो तू मेरे से ले ले, जो तेरे से बल पड़ता है वो मुझे दे दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर भोजन बनाने की क्या होती है? प्रक्रिया नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन उनकी जड़ों में कुछ ऐसे रहते हैं जो कि उनको पोषण दे देते हैं, तो एक दूसरे का मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, तो सहजीवी संबंध कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में कवक वृक्ष, ध्यान रखिएगा, जो कवक होता है वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। क्या मैंने बोला? जो कवक होता है, मैंने क्या बोला? जो कवक होता है वो कहाँ रहता है? तो वृक्षों की जड़ों में रहता है। कहाँ रहता है? जो फंगी होता है वो वृक्षों की, पेड़ों की जड़ों में रहता है। वृक्ष जो होते हैं वो कवक को पोषक प्रदान करते हैं। मैंने क्या बोला? जो वृक्ष होते हैं, अब कवक भाई खुद तो अपना भोजन बना नहीं सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से जो वृक्ष होता है वो कवक को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है, क्योंकि वृक्ष जो है भोजन बना लेता है। तो इस हिसाब से कवक को क्या प्रदान कर रहा है? वो पोषण यानी कि भोजन प्रदान कर रहा है। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। किसको? वृक्ष को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सहजीवी संबंध कैसा हुआ? एक तो भाई रहने की जगह मिल गई कवक को वृक्ष की जड़ों में, और दूसरा जड़ के हिसाब से ही या फिर पेड़ों से ही उसको क्या मिल रहा है? पोषक तत्व मिल। लेकिन कवक से क्या मिल रहा है पौधे को? तो कवक से भाई पौधे को मिल रहा है जल, और साथ ही साथ में जो पोषक, जो अवशोषण करने के लिए आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं वो भी साथ ही साथ में उसको प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल के रूप में अलग अलग प्रकार के रूप में नाइट्रोजन देखने को मिलती है, वो भी कहां से मिल रहा है आपको? इन्हीं की कवक या फिर अलग अलग प्रकार का जो लाइकेन प्रोसेस होता है उसी के द्वारा देखने को मिल रहा है। और वृक्ष के लिए इसी संबंध का विशेष महत्व है, क्योंकि वृक्ष को भाई पानी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जल के बिना कैसे वो अपना भोजन बनाएगा। और साथ ही साथ में जो भोजन बना रहा है उसको पोषण करने के लिए, पचाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे हम खाद के रूप में देते हैं पौधे को, तो वो कहां से मिल रहा है? उसको कवक से ही। तो कवक से ही वृक्ष को पोषक तत्व बचाने के लिए, वो आपका अवशोषण करने के लिए मिल रहे हैं, और साथ ही साथ में जल भी मिल रहा है। और कवक को क्या मिल गया? रहने के लिए घर मिल गया, और साथ ही साथ में जिंदा रहने के लिए खाना मिल गया। इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको क्या कहा गया? सहजीवी संबंध कहा गया, ठीक है। आगे चलें तो लाइकेन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव। अब लाइकेन कौन होते हैं? तो दोस्तों जो कवक वगैरह होते हैं इन्हीं के द्वारा एक लाइकेन का प्रोसेस होता है, जिसकी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक तो शैवाल हो गया। क्या हो गया? एक तो शैवाल हो गया, तथा दूसरा कवक हो गया। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पौधे की जड़ों में कवक रह रहा है, और कवक को रहने के लिए घर भी मिल गया और पोषक तत्व भी मिल गए। लेकिन कवक क्या दे रहा है पौधे को? तो जल प्रदान करवा रहा है, और साथ ही साथ में और क्या प्रदान कर रहा है? तो साथ ही साथ में जो पोषक तत्व बना रहा है उसको बचाने के लिए, अवशोषण करने के लिए सहायता कर रहा है। तो इस हिसाब से उसके अंतर्गत क्या सिम्बियोटिक रिलेशन देखने को मिला। तो इसी प्रक्रिया को लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन की प्रक्रिया में जो भागीदार होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, जैसे कि कवक हो गया, ये आपके भागीदार होते हैं, ठीक है। तो शैवाल में ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या मैंने बोला? जो शैवाल होते हैं, ठीक है, जो शैवाल होते हैं उन शैवालों के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? तो क्लोरोफिल देखने को मिलता है। और जबकि कवक के अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं होता, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। कवक जो होता है पौधे से भोजन प्राप्त कर रहा होता है, और जब पौधे से भोजन प्राप्त कर रहा है तो खुद अपना भोजन नहीं बना पा रहा होगा, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। तो कवक जो होता है वो क्लोरोफिल जो ना होने के कारण जो होता है वो भोजन अपना नहीं बना पा रहा होता। लेकिन शैवाल में भाई क्लोरोफिल है, तो शैवाल अपना भोजन बना पाएगा। तो इस हिसाब से जो कवक है वो शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जो कि जल एवं पोषक तत्व होते हैं, वो उपलब्ध कराता है। कौन? तो कवक। ध्यान रखिएगा, कवक जो है वो शैवाल को रहने का स्थान, जिसे आप आवास बोल लीजिए, जिसे आप घर बोल लीजिए, वो रहने के लिए देता है। साथ ही साथ में जल देता है, और साथ ही साथ में पोषक तत्व भी उसको उपलब्ध करवाता है, जो कि भोजन पकाने के लिए या भोजन पचाने के लिए मदद करता है। और साथ ही साथ में बदले में जो शैवाल है
बदले में जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो होता है भोजन बनाता है वो कवक को देता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या देखने को मिला, सिंबियोसिस रिलेशन देखने को मिला। जैसे पौधे और कवक के बीच में देखने को मिला, वैसे ही शैवाल और कवक के बीच में देखने को मिला। इसी को हम लाइकिंग प्रोसेस कहते हैं, जो कि आप लिटमस पेपर वगैरह पढ़ते हुए देखोगे ना, वो लाइकिंग से ही बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे कि सहजीवी संबंध पौधे के अंदर पूछा जाए तो कौन हो गए, तो भाई पौधा या कवक हो गया या फिर आपका शैवाल और कवक हो गया। ये दो होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। एक रहने की जगह जल या अवशोषण तत्व दे रहा होता है और एक भोजन दे रहा होता है। इसी प्रकार से दुनिया चल रही है लेन देन पर। ठीक है, तो जैसे कि पुराने जमाने में आप भी याद करोगे कि बुकों में हमने पढ़ा था कि पहले जो लोग व्यापार करते थे वो इस अनुसार करते थे कि भाई मेरे पास गेहूं ज्यादा है, तेरे पास मक्के ज्यादा है, तो मुझे इतना मक्के दे दे, मैं तो इतना गेहूं दे दूं। लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस गड़बड़ा गया, क्योंकि कई बार जो होता है सामान लेने देने में दिक्कत हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं, तो हमने उसके बारे में करेंसी का निर्माण करा। तो उसी तरीके से पौधों को करेंसी क्या जरूरत, तो वो तो आपस में लेने देने में काम चला रहे, तो उसी तरीके से प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या बोला मैंने आपका, जो मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति होती है, फॉर एग्जांपल के रूप में जब जमीन में आप कोई पौधा लगा रहे हो या कोई फसल उगा रहे हो, तो फसल की कटाई के बाद वो जो जमीन की ऊर्जा है, वो जमीन का जो उपजाऊपन था वो कम तो हो गई होगा। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर जो पौधे लगाए तो धीरे धीरे उनके न्यूट्रिएंट्स को चूस गए होंगे। तो उस मृदा के अंतर्गत, उस मट्टी के अंदर जब फसल काटने के बाद, जो पौधा हटने के बाद उसका जो फर्टिलिटी पावर होगा जमीन का वो कम होगा। उस फर्टिलिटी पावर को पूरा करने के लिए हम कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरीके से नेचुरली वे में मदद कर सकते हैं। तो पहले तो आप सही बच्चों को पता होगा, अलग अलग प्रकार के जो उर्वरक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन प्रकार के जो खाद होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको लेकर हम मट्टी में छिड़क देते हैं। क्या करते हैं? मट्टी में छिड़क देते हैं। देखा होगा ना आपने, एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, अलग अलग प्रकार के 19 आता है, 19 20 21 आता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में एक व्हाइट व्हाइट आता है ना, क्या नाम था मैं भूल गया उसका नाम, खाद वगैरह में नाम यार बहुत नाम सुना है उसका, याद नहीं आ रहा मुझे। गांव में मैंने डालते हुए देखा है कईयों को, आप लोगों का नाम याद आ गया होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो वो हो गया, अलग अलग प्रकार की खाद वगैरह होती है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में फास्फोरस हो गया, पोटाशियम, यूरिया, यूरिया, हाँ यूरिया नाम याद है, सही कहा आपने, यूरिया। तो यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन वगैरह हो गया। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके जो जमीन का हमने पोषक तत्व गवाया था उसको हम वापस ला रहे होते हैं। लेकिन भाई बार बार अगर हम आर्टिफिशियल खादों का इस्तेमाल करेंगे तो जमीन तो धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, आप सही बच्चों को पता होगा। तो नेचुरली वे में इसको कैसे लाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे पोषक होते हैं और पदपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उसकी जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। अब जब इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होगी तो सीधी सीधी सी बात है, जमीन की जान निकल रही है। जमीन की जान निकलेगी तो जमीन बंजर हो जाएगी। जैसे कि किसानों को कहा भी जाता है कि लगातार एक ही प्रकार की फसल नहीं उगानी चाहिए और अधिक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार की बार बार जमीन पर जब फसल उगाई जाती है ना, तो उससे भी जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसी वजह से जो लगातार आप फसल उगा रहे हो, उपयोग कर रहे हो, मृदा की जो मात्रा है उसके अंदर गुणों की जो उसके उपजाऊपन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में जो हम खाद होता है, उर्वरक होती शक्ति होती है, उसे हमें मिलाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, उसे मिलाने की हमें आवश्यकता होती है, जो कि हम अलग अलग रूप में, चाहे वो गोबर का खाद मान लो, बोन मील मान लो, या फिर अलग अलग प्रकार के जो किचन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होती है, वो मिलाकर हम उसको पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आप ऑर्गेनिक रूप से कर लो चाहे इनऑर्गेनिक रूप से कर लो। आगे चलें तो पदपों को प्रोटीन बनाने के लिए, ध्यान रखिए क्या बोला मैंने आपका, जो भी पौधे हैं उसे प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। और आप सही बच्चों को पता है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली पौधे नाइट्रोजन को वैसे नहीं ले सकते हैं, अवशोषण नहीं कर सकते हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या डायरेक्टली वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन उसका डायरेक्टली आप वैसे पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और फसल कटाई के बाद मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। आप सही बच्चों को पहले बता चुका हूं, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा, प्रचुर मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परंतु जो पदप है, जो पौधे हैं, इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ है, उस प्रकार से वो उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आप सही बच्चों को पता होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसी प्रकार से पौधे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते, उसके लिए वो पूरी तरीके से बने नहीं है जो डायरेक्टली उसका अवशोषण कर सके। तो उसको डायरेक्टली ना करके वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते हैं कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को विलय के रूप में, जैसे लिक्विड के फॉर्म में, जैसे कि आप अलग अलग प्रकार की चीजें होती है जो केमिकल वगैरह होता है उसको पानी में घोलकर डायरेक्टली हम जमीन में डाल देते हैं और उस तरीके से पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, विलय के रूप में ही वो अवशोषित कर सकते हैं। और पौधे, तो ध्यान रखिएगा वो तो हम केमिकल रूप में कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली रूप में कैसे करें, तो ध्यान रखिएगा पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। और कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजन जो गैस है हमारी वायुमंडल में भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो पौधे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट्रोजन को एज ए लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में नहीं ले सकते। तो लिक्विड फॉर्म में लेने के लिए क्या करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो केमिकल होते हैं उनको पानी में मिलाकर और पौधे की जड़ों में डाल देते हैं। ये तो होगी भाई हम डायरेक्टली हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरली वे में बात करी जाए तो हमारे वायुमंडल में एक जीवाणु पाया जाता है जिसे राइजोबियम कहते हैं। ये जो राइजोबियम होते हैं हमारी वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको विलय पदार्थ में, इसमें विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि भाई इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता। क्लोरोफिल देखने को मिलेगा तभी तो ये भोजन बनाएंगे। तो फिर वहां पर यही सहजीवी संबंध देखने को मिला कि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को ऐसे विलय रूप में डाल सकता है, बना सकता है, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसी वजह से जो ये राइजोबियम है, ये जो फलीदार सब्जियां होती है जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सैम हो गया, या कोई भी फलीदार सब्जी होगी, जो पदप होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। कौन, ये राइजोबियम। कोई भी फलीदार सब्जी, इसलिए कहा जाता है किसानों को कि जब भी आप एक फसल के वहां से चीजों को खत्म कर रहे हो तो वहां पर एक बेलदार सब्जी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि बेलदार जो सब्जी होती है, फलीदार जो सब्जी होती है, उन्हीं की जड़ों में राइजोबियम रहता है। और ये राइजोबियम जब उनकी जड़ों में रहेगा तो पौधे से इसको पोषक तत्व मिलेंगे, भोजन मिलेगा, और बदले में ये जो गैस है हमारी नाइट्रोजन उसको विलय रूप में करेगा और पौधों को वो मिलेगा। तो इस तरीके से पौधे को नाइट्रोजन मिल गया, यानी कि पोषक तत्व मिल गए, प्रोटीन मिल गया, पौधा बढ़ेगा।
फलेगा फूलेगा, और साथ ही साथ में राइजोबियम को रहने की जगह मिल गई और साथ ही साथ में भोजन मिल गया पौधे से। इसी संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। आगे पढ़ोगे तो लिखा है, देखिए, फलीदार पदपों में या जड़ों में उनकी रहता है कौन, राइजोबियम, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं और अधिकतर दालें फलदार पदपों से प्राप्त होती है। इसके बदले जो पदप होता है राइजोबियम, जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या समझाया, राइजोबियम जो होते हैं वो उनके अंदर ये कैपेसिटी होता है, गुण होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको विलय रूप में कन्वर्ट कर सके, परिवर्तित कर सके, और वो करता भी है। कहां पर रहकर, जो फलीदार सब्जियां होती है जैसे कि मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये जो फलीदार सब्जियां हैं इनके जड़ों में रहता है, रहकर नाइट्रोजन की जो एक आपूर्ति होती है मट्टी के अंतर्गत, उन पौधों के अंतर्गत, उन प्रोटीन को चाहिए होता है उनको, क्योंकि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो प्रोटीन ये बनाकर देता है, जिस वजह से उन पौधों को बढ़ोतरी मिलती है और इसको अपना भोजन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि राइजोबियम जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जिसमें राइजोबियम रहते हैं, तो फलीदार जो सब्जियां होती हैं, बेल होती है, उनके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु था, इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये थे दोस्तों कुछ फैक्टर्स जिसके द्वारा जो हमारे पदप है, हमारे पौधे हैं, वो पोषण को प्रदान करते हैं, चाहे वो खुद प्रदान हो जाए, ले ले, कर ले, उत्पन्न कर ले, या फिर दूसरों से वो मदद ले ले, या फिर दूसरों को ही चूज कर अपना भोजन बना ले। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेशन आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया, उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन चुके हैं, बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि हमें पके हुए भोजन को खुला या फिर बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो देखो, वो तो भोजन करने के लिए, खराब करने के लिए आपका रोल निभाता ही निभाता है, लेकिन बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं वो भोजन को जल्दी समाप्त करते हैं, जल्दी खराब करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया फोर्थ इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने फोर्थ लगाया जीवाणु बैक्टीरिया, वो सभी के सही बच्चे को करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? पीपल, अमरबेल, अंगूर या फिर मनी प्लांट। तो दोस्तों अभी हमने बात करी सिम्बियोटिक और पैरासाइट। पैरासाइट प्लांट जो होता है वो दूसरों को चूज कर खुद जीवित रहता है, दूसरों को मारकर। तो कौन है? अमरबेल। ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। अमरबेल जो होता है दूसरों के पौधे के पोषक तत्वों को चूज कर खुद जिंदा रहता है और उनको धीरे-धीरे सुखा देता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खाता है या फिर फंसाता और खा जाता है? तो जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट, यानी पौधों को चतुराई से शिकार करके खाता है? दोस्तों अभी हमने बात करी थी, रेफरेंस हो गया, सेरासिनिया हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये सारे के सारे क्या थे? घटपर्णी पौधे थे, कीटभक्षी पौधे थे, आपके पिचर प्लांट्स थे। तो ये पौधे जो होते हैं वो कीड़ों को शिकार करके खाते हैं, जीवों का शिकार करके खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? तो देखो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि किसके अंतर्गत नाइट्रोजन को जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए राइजोबियम चाहिए और वो फलीदार सब्जियों के अंतर्गत लगता है, चना, मटर, दाल, मूंग वगैरह इत्यादि इत्यादि। तो इसमें देखा जाए तो स्वीट पी यानी कि मटर, मटर फलीदार सब्जी बिल्कुल होगा। बगीचे वाली मटर, भाई बगीचे वाली हो, गार्डन वाली हो, कैसी भी होगा। तुलसी, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। तुलसी जो है दोस्तों एक छोटा पौधा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर फलीदार सब्जी नहीं है ये, तो इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं देखने को मिलता, बाकी मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से तुलसी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने तुलसी लगाया वो सही के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना साइंस एंड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। ठीक है, बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों तो इसी का ही, इसका साइंस एंड जियोग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब टेंशन ना लीजिएगा, 2 या 3 लेक्चर बचे होंगे आपके, एनसीईआरटी जो हमारे फैक्चुअल कांसेप्ट है वो पूरे फिनिश हो जाएंगे, इससे ज्यादा पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। फिर हम चलेंगे पेडागोजी के ऊपर। ठीक, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और धीरे-धीरे हम जल्दी इसको फिनिश करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जब तक के लिए सभी बच्चों को